हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैकेनिक्स में के लेक्चर में नए लेक्चर में हम लोगों का पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड रिजल्ट थे जिसको हमें लिखना था रिजल्ट। अभी रिलेटिविटी थ्योरी में माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट देखिए स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए किया गया था। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि ऐसा माना गया कि रिलेटिव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है या v1 वेलोसिटी से, दूसरा कोई ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी वो v2 माइनस v1 होगी। इस थ्योरी को लेकर के माइकलसन मोरले ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। वो एक्सपेरिमेंट आपका डिस्कस किया गया, ठीक है, जिसमें वो मेजर करना चाह रहे थे स्पीड ऑफ लाइट c को। लेकिन जो रिजल्ट आया उससे क्या पता चला, देखो ये एक्सपेरिमेंट था इंटरफेरेंस के थ्योरी पर, ये बेस्ड है इंटरफेरेंस की थ्योरी पर। और जो इससे रिजल्ट आ रहा है, देखो यहां पर ये आ रहा है कि जो हमारी इंटरफेरेंस में देखिए फ्रिंजेस बनती हैं ब्राइट और डार्क, तो उसमें फ्रिंजेस में अगर ये वेलोसिटी को हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लेके चले स्पीड ऑफ लाइट को c प्लस वी और c माइनस वी, तो उसमें शिफ्टिंग आनी चाहिए। लेकिन ऐसी कोई शिफ्टिंग जो है, इतनी बार एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया गया तो एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कोई शिफ्टिंग नहीं आ रही है। लेकिन जो थ्योरी कह रही है इस कंसिडरेशन को लेकर के, वो कह रही है कि इतने एंगस्ट्रॉम की लगभग शिफ्टिंग आती है। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग नहीं आ रही है और हमारा जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो शिफ्टिंग नहीं दे रहा है और थियोरेटिकल रिजल्ट शिफ्टिंग दे रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे जंक्शंस में गड़बड़ी हुई है। तो इससे कंक्लूजन ये निकाला गया, देखो अगर कंक्लूजन लिखना चाहें हम लोग तो क्या निकाला गया, देखो यहां पर लिख लीजिएगा। द निगेटिव रिजल्ट, मतलब जो होना चाहिए वो नहीं हुआ, इसका मतलब निगेटिव रिजल्ट आया है। जो हम लोग प्रूव करना चाह रहे थे या स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करना चाह रहे थे या जो फ्रिंज की शिफ्टिंग जो देखना चाह रहे थे, अगर वो दिख जाती फ्रिंज शिफ्टिंग तो ठीक था, लेकिन एक्सपेरिमेंट में कोई शिफ्टिंग नहीं दिखी। तो ये रिजल्ट जो निगेटिव रिजल्ट आया है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का, उसके बारे में लिख लीजिए क्या है। उससे ये एक्सपेरिमेंट जिस चीज के लिए किया गया था वो फेल कर गया। तो लेकिन जो फेल कर गया उससे जो रिजल्ट निकल के आया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वो पूरा बेस बन गया रिलेटिविटी थ्योरी का। ठीक है, मोरले सजेस्ट that the value of speed of light c should be same in vacuum in all the inertial frame, मतलब जितने इनर्शियल फ्रेम हैं उसमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट होगी या c ही रहेगी, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। यानी हम अगर स्पीड ऑफ लाइट के साथ चले c वेलोसिटी से, तब भी हमारे रिस्पेक्ट में ये c वेलोसिटी से चलेगी। ऐसा देखो, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लगेगा दोनों के रिस्पेक्ट में जीरो आना चाहिए, लेकिन ये जो रिलेटिविटी थ्योरी कहती है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी c ही रहेगी, चाहे आप कितने भी स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, बहुत ही ऐसा रिजल्ट निकल के आया, ऐसा एजम्पशन निकल के आया जो एक्सेप्टेबल ही नहीं था, लेकिन फिर भी ये वैलिड है। समझ रहे हैं? ये जो रिजल्ट निकल के आया कि सभी इनर्शियल फ्रेम में, चाहे जिस वेलोसिटी से इनर्शियल फ्रेम मूव कर रहे हो, चाहे उस वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ साथ चल रहे हो या उसी डायरेक्शन में हो या उसके अपोजिट डायरेक्शन में हो, हर तरफ स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c ही लिया जाएगा, हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो इनर्शियल फ्रेम है जितने। ठीक है,
तो इसी से और ईथर हाइपोथेसिस जो की गई थी कि पूरे यूनिवर्स में जो ईथर है उसको नेग्लेक्ट किया गया है यहाँ पर, ठीक है। आइंस्टीन ने बताया कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ईथर को पूरी तरह से नेग्लेक्ट या कैंसिल आउट कर दिया गया कि ये हाइपोथेसिस जो है वो इनकरेक्ट है या सही नहीं है, क्योंकि स्पीड ऑफ या लाइट जो चल रही है, ट्रेवल कर रही है, वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है, उसको ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आती है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके बाद शुरू होती है एसपीटी, नाम इसको देते हैं हम लोग, स्पेशल थियरी ऑफ। यही जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट है, इसी वजह से इसका बेस बना है स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का। जो तमाम फिनोमेनास थी वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, और अब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के निगेटिव रिजल्ट से जो पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट c जो है वो कांस्टेंट है हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उसके हिसाब से जब ये थियरी बनाई गई, जो कि आइंस्टीन ने दी है ये थियरी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, तो वहां से जो फिनोमेना हो रही थी वो एक्सप्लेन होने लगी, ठीक है। जैसे मास का वेरिएशन होता है, टाइम का डायलेशन या लेंथ का कॉन्ट्रैक्शन, ये सारे जो फिनोमेनाज हो रही थी, दिख रही थी, वो सब कुछ यहाँ पर प्रूफ होने लगी या आसानी से थियोरेटिकल वे में इसको कैलकुलेट किया जाने लगा, ठीक है। तो थियरी जानते रहिएगा, थियरी हमारी प्रैक्टिकल को सूट करनी चाहिए। जो भी थियरी है उससे जो रिजल्ट आ रहा है और प्रैक्टिकली जो रिजल्ट आ रहा है वो दोनों मैच करना चाहिए, तभी हम थियरी को वैलिड मानते हैं, भले ही कितनी ऊट पटांग हो। जैसे ये स्पीड ऑफ लाइट c के सेंस में जो बात कही गई, ये अभी भी जब पहली बार में बच्चे सुनते हैं तो उनको विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि जब हम उसी के साथ चल रहे हैं तो हमारी रिलेटिविटी थ्योरी, जो रिलेटिव थ्योरी कहती है, वो कहती है कि हम उसी के साथ, जैसे ये c स्पीड से चल रहा है और हम v स्पीड से चल रहे हैं, तो हमारे रिस्पेक्ट में स्पीड ऑफ लाइट c माइनस b होनी चाहिए। लेकिन ये बात सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया उससे पता चला कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो बहुत समय तक भी ये बात मानी नहीं गई, लेकिन जब इससे रिलेटेड थ्योरी आई और रिजल्ट जो निकले उस थ्योरी से वो वेरीफाई होने लगे प्रैक्टिकली, तो इसको सही मानना पड़ा। तो इसको पोस्टुलेट के तौर पे लिखा जाता है। देखो, देयर आर टू पोस्टुलेट्स, दो पोस्टुलेट हैं। पोस्टुलेट ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता, ये मान्यताएं होती हैं जिनको माना जाता है कि चलो ऐसा मान के चलते हैं। तब दे आर टू पोस्टुलेट्स, या कहें फंडामेंटल पोस्टुलेट है ये, इसके बहुत ही बेसिक, ठीक है, फंडामेंटल, इसको ब्रैकेट में लिखिएगा, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, देखो, गिवन एज, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है पोस्टुलेट्स। सबसे पहला पोस्टुलेट है ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स, जो हमारा गैलेलियन के पोस्टुलेट थे वही है, बस उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्मेट जो उसका है वो वही रहेगा। फॉर्मेट का मतलब जैसे मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता है, वो वही फॉर्मेट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये नहीं कि यहाँ पर इस फ्रेम में p मोमेंटम p इक्वल टू एम से डिनोट कर रहे हैं, किसी फ्रेम में मोमेंटम को हम लोग डिनोट कर दें एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर से, या m/2 इंटू 1/2 m इंटू वी से डिनोट कर दें, इसका आधा कर दें, ये नहीं बदलने वाला। फॉर्मेट जो है उसका वही रहेगा, भले ही वैल्यू बदल जाए दोनों की अलग अलग, ठीक है। ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल सिस्टम्स। जितने इनर्शियल सिस्टम हैं उसमें जो फॉर्मेट है उसका वो सेम रहेगा। सब कुछ इनर्शियल सिस्टम के बारे में कहा जा रहा है, और इनर्शियल सिस्टम क्या होता है ये मैं बता चुका हूं, शुरुआती लेक्चर में है ये सब कुछ, ठीक है। मूविंग विद कांस्टेंट रिलेटिव
वेलोसिटी टू वन अनदर, यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे तो भी तो इनर्शियल होंगे फ्रेम। जितने फ्रेम है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में तो इनर्शियली कनेक्ट हो सकते हैं गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। लेकिन उससे जो रिजल्ट आ रहा है उसमें कुछ फॉल्ट आ रही थी, अभी देखेंगे क्या फॉल्ट आ रही है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की। तो ये सभी के सभी जो हैं उसमें फिजिक्स के जो लॉज हैं वो सेम रहेंगे, जैसे ओम्स लॉ I = V/R होता है या V = I × R, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, वो नहीं बदलने वाला। हाँ, अब वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी उस फ्रेम में या करंट की वैल्यू कितनी होगी उस फ्रेम में वो भले बदल जाए लेकिन फॉर्मेट उसका वही होगा। ठीक है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is constant in every inertial systems। यही बात जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट से नेगेटिव रिजल्ट आया उससे जो ये बात आई निकल के या ये कॉन्सेप्ट निकल के आया वही बात पास्टुलेट के तौर पर लिया गया, क्योंकि वो ऐसे डेराइव हो नहीं सकता, प्रैक्टिकली उसको देखा गया कि ऐसा फॉलो हो रहा है बस। ठीक है, उसके कॉन्स्टेंसी जो स्पीड ऑफ लाइट की इनर्शियल सिस्टम में उसको डेराइव नहीं कर सकते हम लोग, उसको पास्टुलेट के तौर पर ही लेकर चल सकते हैं या ऐसा मान के चलते हैं। ठीक है। अब जो गैलीलियन इनवेरियंस की हाइपोथेसिस थी उसके बारे में देखें, वही चीज यहां पर कही गई है पहले पास्टुलेट में। ठीक है, वही इनवेरियंस की जो फॉर्मेट है वो सेम रहेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पे। ये क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब ये मान लिया गया कि स्पीड ऑफ लाइट हर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली कांस्टेंट ही निकल के आ रही है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा था एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम को कनेक्ट करने वाली इक्वेशंस थी वो फेल कर रही थी। कैसे फेल कर रही थी अभी देखते हैं। देखो, सबसे पहले लेट S and S' be two inertial frame of reference, two inertial frame of reference या frame of references, S' moving, वही चीज मानना है, S' moving along x axis with velocity v। ठीक है, चलो बना लेते हैं। एक फ्रेम ये हो गया S और दूसरा फ्रेम मान लेते हैं S' है। ठीक है, S' जो है v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो मान लेते हैं थोड़ा सा आगे निकल आया है, लेकिन शुरुआत क्या हुई है, जब टाइम जो हमारा था t = 0 था तो दोनों फ्रेम एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे थे, यहीं से निकल के वो फ्रेम भाग के गया है। ठीक है, बाहर ये O मान लेते हैं, इसका ओरिजिन इसका O' है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से यानी इनर्शियली। तो अगर स्पीड ऑफ लाइट यहां पर अगर हम मान लेते हैं कोई सोर्स ऑफ लाइट हमने रखा है, ठीक है, यहां से लाइट ऑन कर रहे हैं या टॉर्च रखा है उसको ऑन कर रहे हैं, तो टाइम t पर मान लेते हैं वो यहां तक उसकी लाइट पहुंची है। ठीक है, टाइम t पर, तो इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं क्या होंगे, x y z t। ठीक है, टाइम t पर इस पॉइंट यहां तक जहां तक लाइट पहुंची है मान लेते हैं ये पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट S फ्रेम के रिस्पेक्ट में x y z t होंगे। ये बातें आप लिख सकते हैं या ऐसे ही दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लिखेंगे थोड़ा सा और बड़ा होगा और क्या।
बातें जितनी लिखेंगे। और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जब देखा गया एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो उसके कोऑर्डिनेट जो आ रहे हैं पॉइंट पी के, वो कितने आ रहे हैं, एक्स डैश, वाई डैश, जेड डैश और टी डैश, ये निकल के आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग टाइम कैलकुलेट करें, यहां से ओ से पी तक की डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट ने कितना टाइम लिया इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, टी इक्वल टू कितनी डिस्टेंस हुई है और डिवाइडेड बाई किस स्पीड से चल रहा था, तो लाइट है तो सी की स्पीड से चला। ठीक है, ये हुआ। अब ये डिस्टेंस अगर आप जान रहे होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का पूरे का रूट। ठीक है, या डी स्क्वायर इक्वल टू, ये फार्मूला बनता है दो पॉइंट के डिस्टेंस का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये 11th में है या नहीं 12th में होगा। ठीक है, बाई सी, इसको इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो सी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां से दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें तो सी स्क्वायर टी स्क्वायर इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ठीक है, इतनी बात हो गई। ध्यान से समझिएगा, रिलेटिविटी थ्योरी दिमाग घुमा देती है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। तो हमको अपने आप को सिचुएट करना होगा इस पोजीशन पर, फिर इस पोजीशन पर या किसी अनदर पोजीशन पर। तो आपको अपने अंदर से इमेजिनेशन स्ट्रांग रखनी होगी कि हम कहां पर हैं और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर इस फ्रेम में हम बैठ जाए तो डिस्टेंस कैलकुलेट करें, तो ये या टाइम कैलकुलेट करें टी डैश, यहां तक पहुंचने में पी तक, यहां से जब कैलकुलेट करेंगे पॉइंट हम लोग यहां से, तो क्या निकल के आएगा, देखो नाउ। ठीक है, इसको लिख सकते हैं नाउ टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल the distance OP। ठीक है, इसके बाद नीचे लिखिएगा तब ये चीज, OP टू ट्रेवल द डिस्टेंस OP इन फ्रेम S। ठीक है, तो ये फ्रेम S में जो टाइम निकल के आएगा वो ये इतना निकल के आएगा। अगर फ्रेम S डैश के रिस्पेक्ट में देखें, now similarly time taken by light signal, इसको लाइट सिग्नल भी बोल सकते हैं, जो लाइट चल रही है यहां से यहां तक, लाइट सिग्नल टू रीच point P in the frame S dash will be, तो S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम देखें अगर टाइम कितना लगेगा P तक पहुंचने में, तो T डैश टाइम है, ये O डैश P डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये लाइट, ये O डैश P डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट। अब यहीं पर कॉम्प्लिकेशन हुई, जो हमने माना है कि हर एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट c होगी, वो यहां पर भी फॉलो की गई। ठीक है, ऐसा माना गया इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में c स्पीड से चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में भी c स्पीड से चल रहा है, भले ये भी स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन रिलेटिव जो स्पीड आएगी वो c ही आ रही है स्पीड ऑफ लाइट की, क्योंकि उसको कांस्टेंट माना गया। ठीक है,
तो यहाँ पर c इसीलिए लिया गया है, यहाँ पर वेलोसिटी बदल के नहीं लिखी जा रही है, वही वेलोसिटी कंसीडर की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा ओ डैश पी की डिस्टेंस कितनी होगी, रूट एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, इक्वल टू सी टी डैश होल स्क्वायर कर दो दोनों साइड का, क्या हो जाएगा एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस जेड डैश का स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी डैश का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, तो इक्वेशन 1 और 2 आ गई यहां से। तो अगर हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से इन दोनों इक्वेशन को कनेक्ट करें तो एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन तक पहुंचा जा सकता है। तो नाउ फॉर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन देखो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन गैलीलियन ने किया था। एक्स डैश जो था वो एक्स माइनस वी टी के बराबर था, वाई डैश वाई के बराबर था, जेड डैश जेड के बराबर था। इस तरह से अगर दो फ्रेम मूव कर रहे होंगे, एक्स एक्सिस के अलांग दूसरा फ्रेम मूव कर रहा है, तो जो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था वो इसी तरह से दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट कर रहा था, दोनों कोऑर्डिनेट को। और टाइम जो था टी डैश वो टी के बराबर था, यहाँ टाइम का कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा था। ठीक है, तो इसको हमने इसमें पुट करना है इक्वेशन 2 में, और ये वाली इक्वेशन 1 को वेरीफाई करना है कि यही आना चाहिए। ठीक है, नाउ या पुटिंग दिस इनटू इक्वेशन 2, पुट करें इक्वेशन 2 में। चलो क्या आएगा, एक्स माइनस वी टी का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये हो गया। अब देखो इसका स्क्वायर करके देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाले को स्क्वायर किया था तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 से कंपेयर करो तो देखिएगा कि ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी ये एग्जैक्टली फॉलो नहीं हो पा रहा है। जो हमारा इक्वेशन 2 है उसमें अगर ट्रांसफॉर्मेशन करें तो इक्वेशन 1 से जो रिजल्ट आ रहा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो कनेक्ट किया गया फ्रेम एस, उससे रिजल्ट जो आ रहा है उससे मैच करना चाहिए। लेकिन जब हम स्पीड ऑफ लाइट को दोनों में सी ले रहे हैं तो वो मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, जबकि प्रैक्टिकल रिजल्ट जो है वो कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट दोनों में सी रहेगी, वो प्रैक्टिकल रिजल्ट कह रहा है वो सही है। इसका मतलब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन उसमें फॉल्ट आ रही है। ठीक है, ये गलत है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं है, वैलिड नहीं है इस तरह के लिए। ठीक है, अब उसी में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे, वही मॉडिफिकेशन लॉरेंज ने की है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस में। वो मॉडिफिकेशंस क्या है देखो, चाहे तो हम वो रिजल्ट निकाल लें या उस मॉडिफिकेशन को लिखें। हियर इक्वेशन 3 डाल दो इसको नाम। हियर व्हेन वी कंपेयर इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 1 वी गेट an extra term टर्म कौन सा एक्स्ट्रा आया है, वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी। ये एक्स्ट्रा टर्म आया है। ये एक्स्ट्रा टर्म क्यों आया है, क्योंकि दो वजह से आया है। देखो टी डैश को हम टी के बराबर ले रहे हैं। सोचो
अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो स्पीड वही है, तो जो टाइम लगेगा दोनों के लिए वो डिफरेंट होगा। तो यहां पर एक गड़बड़ी आई कि टी डैश टी के बराबर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी गड़बड़ी क्या आई, इसमें गड़बड़ी आई है एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी में। इसमें क्या गड़बड़ी आई है, एक्स का जो टर्म यहाँ पे आ रहा है वो बता रहा है कि इसको कैंसिल आउट करना है। तो इसका मतलब जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक्स डैश का एक्स माइनस वी टी में, इतना ना हो करके कुछ और होगा, ठीक है। और वाई डैश और जेड डैश वाले जो दोनों टर्म थे वो तो ठीक थे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वही रह गया। लेकिन गड़बड़ी जो आई है टाइम और एक्स कोऑर्डिनेट वाले में आई है। तो इस गड़बड़ी को दूर करने के लिए लॉरेंज ने दिया है, देखो, we get an extra term this, thus the Galilean transformation fails। अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो फेल कर गया क्योंकि मैच नहीं कर पाया। Now to find, to verify the result from equation 3 to equation 1 comma Lorentz gave another transformation equation which give compatible यानी सामंजस्य के साथ रिजल्ट, ठीक है। जो हमारा कंपैटिबल रिजल्ट दे रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, चाहे तो हम उसको प्रूफ करके निकाल के लिखें या डायरेक्टली लिखें। आप डायरेक्टली लिखिएगा, प्रूफ करने में थोड़ा सा और तामझाम है, ठीक है। अगर उस चीज़ को प्रूफ करना हुआ तो आप बुक से वेरीफाई कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, सीखने के लिए और अधिक एक्स्ट्रा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर these equations are, these transformation equations are given as, देखो x डैश को उन्होंने कहा इस तरह से बदलेगा, गामा x माइनस वी टी, वाई डैश वैसे ही रहेगा, जेड डैश भी वैसे रहेगा, और टी डैश जो होगा वो भी बदलेगा। कैसे, गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, कुछ इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी। गामा जो यहां पर क्या है, वेयर गामा इक्वल टू क्या है, वन बाई रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये गामा यहां पर है। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन उन्होंने दी। अब अगर रख के देखें, वेरीफाई करें तो आसानी से वेरीफाई हो जाएगा। चलो रख के देख लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन जो आपकी 2 है, नाउ पुटिंग the value of x dash y dash z dash and t dash into
इक्वेशन 2 फ्रॉम द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस चलो रखो, गामा स्क्वायर हो जाएगा एक्स डैश की जगह गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी टी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, टी की जगह पर गामा स्क्वायर एक्स माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर टी माइनस है टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। गामा स्क्वायर ऐसे रहने दो, अभी अंदर ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस होगा माइनस 2x वी टी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, देखो सी स्क्वायर गामा स्क्वायर अंदर जो आया उसको हम लोग ओपन कर लें, टी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई सी टू द पावर 4 माइनस 2t वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ये आया है। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई करिए अंदर, गामा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2x वी टी, ऐसे हो गया। ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर गामा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर गामा स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू या माइनस 2t वी एक्स इंटू सी स्क्वायर बाई सी टू द पावर 4। इसमें हम लोगों ने एलसीएम ले लिया इन दोनों टर्म का। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो एलसीएम ले लें या छोड़ दें, चलो एलसीएम नहीं लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाए ताकि। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर लो अलग अलग, इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, गामा स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो सी स्क्वायर कैंसिल हुआ तो 2t वी एक्स गामा स्क्वायर, ये आया। ठीक है, देखो इधर साइड भी गामा स्क्वायर का जब अंदर मल्टीप्लाई कर दें अगर हम लोग, और यहां पर भी आ जाएगा गामा स्क्वायर ऐसे। ठीक है, तो ये हिस्सा इससे कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और ये वाला हिस्सा जो आया है इसको हम लोग इधर लेके आते हैं और इस वाले हिस्से को इधर लेके आते हैं, तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या आया है, गामा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, यही आया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इस हिस्से को इधर लेके आओ और यहां से गामा स्क्वायर और टी स्क्वायर अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब देखो यहां पर सॉल्व करना हमें,
गामा स्क्वायर इसमें से भी कॉमन हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू गामा स्क्वायर, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, ऊपर आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर देखो क्या होगा, टी स्क्वायर, गामा स्क्वायर की वैल्यू लिख दो, ये है ना, इसका स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा, सी स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे और ऊपर चला आएगा नीचे से, तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आ गया गामा स्क्वायर। ये वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहां है, ठीक है, और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, और यही वैल्यू यहां पर भी पुट कर दो गामा के लिए, तो ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा, तो रिजल्ट क्या आया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर टी स्क्वायर, एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया जो इक्वेशन 1 से आ रहा है। यानी अगर हम लोग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू ना करके लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू इस दोनों इक्वेशंस को कनेक्ट करें, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन या दोनों फ्रेम को, तो रिजल्ट हमारा वही आ रहा है, ठीक है, ये आ गया, विच वेरीफाई इक्वेशन 1, ठीक है, विच वेरीफाई इक्वेशन 1 या फिर कनेक्ट इक्वेशन 1 कंप्लीटली या कंपेटिबली, ठीक है। अब ये जो फिनोमेना हुई है, इससे पता चल रहा है कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है वो लॉरेंज होना चाहिए, लेकिन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, फिर अब गैलीलियन का क्या होगा, क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा के लिए खराब है, उसको भी समझ लेते हैं। तो देखो एक्स डैश इक्वल टू क्या होगा 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, क्या है एक्स माइनस वी टी, ये है, और टी डैश, इन्हीं दोनों में तो अंतर आया है, गामा की वैल्यू रख दो, टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है। जब स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर या स्पीड ऑफ जो आपका आया है ऑब्जर्वर या इनर्शियल फ्रेम से जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी, या कहें कि जो एस डैश फ्रेम है उसकी वेलोसिटी जो v है वो बहुत छोटी हो जाए c के कंपैरिजन में, तो वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर जो आएगा वो 1 से बहुत छोटा होगा, तो यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। इस केस में x डैश जो आएगा वो x माइनस वी टी के बराबर आएगा, और t डैश जो आएगा वो t के बराबर आएगा, ठीक है। यानी कि जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में ना चल के उससे बहुत छोटी स्पीड ऑफ लाइट के लिए हम लोग देखें, उससे बहुत छोटी स्पीड के लिए देखें, तो हमारा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वो इस लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से डेराइव हो जाएगा, यानी तब तक के लिए ठीक रहेगा। जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में चले जाएंगे तब मामला फेल करता है, यानी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन भी सही है तब के लिए जब एस डैश फ्रेम की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, ठीक है, तब के लिए ठीक है। लेकिन जब उसकी वेलोसिटी जो हमारी है या उस ऑब्जर्विंग एलिमेंट की, मतलब एस फ्रेम है, यहां से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो जो भी जिस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी, ये जो एस डैश फ्रेम है कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा ना, जो हमारे यहां से, जैसे हमने कोई बॉल फेंक दी तो उसके रेफरेंस में हमने एस डैश फ्रेम बनाया था, उसी तरह से, या बॉल फेंक दी या यहां से बुलेट ट्रेन जा रही है तेजी से, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जब स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में बहुत स्मॉल है, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे यहां से जाएगा स्पीड से जिसको हम ऑब्जर्व करेंगे उसकी वेलोसिटी अगर बहुत स्मॉल है तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ट्रू होगा, ठीक है। लेकिन अगर वो वेलोसिटी अधिक है, स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में जा रही है, तब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल कर जाएगा, तो लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। जो ये चारों इक्वेशंस लिखी गई हैं बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी इस इक्वेशन की मदद से इनसे हमें बहुत से रिजल्ट निकल के आएंगे, उसको भी लिखना होगा, ठीक है।
क्या क्या रिजल्ट निकल के आता है इस इक्वेशन की मदद से देखेंगे अभी। सबसे बड़ी रिजल्ट निकल के आता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, उसको भी देखेंगे। फिर टाइम डायलेशन है दूसरा रिजल्ट, दोनों बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और आपके सिलेबस में क्या क्या है देख लें। साइमल्टेनिटी यानी एक साथ जो दो इवेंट हो रही हैं उसके बारे में भी है। रिलेटिविस्टिक डायनेमिक वेरिएशन ऑफ मास है, मास एनर्जी रिलेशन है, रिलेटिविस्टिक डाप्लर शिफ्ट एब्रेशन, ठीक ठीक है। तो ये रिजल्ट आ गया। अब आ जाते हैं इस रिजल्ट के थ्रू या इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के थ्रू कुछ वेरिफिकेशन करते हैं। जैसे एक रिजल्ट है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, तो उसको भी देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या रिजल्ट निकल के आते हैं वो भी देखा जाएगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस, सबसे पहला जो रिजल्ट आता है वो है या कॉन्सिक्वेंस है वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब छोटी हो रही है लेंथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। यानी कि आप 1 मीटर का कोई डंडा ले लीजिए हाथ में और उसको स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल की स्पीड से फेंकिए और अब ऑब्जर्व करिए उसके लेंथ को, तो वो छोटी दिखेगी, 1 मीटर से स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। ये अद्भुत रिजल्ट है। देखो ऑब्जर्वेशन जो है, हम लोग अपने हाथ में 1 मीटर का डंडा लिए और उसको फेंक रहे हैं तेजी से और अब उसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो लेंथ जो है 1 मीटर से घट करके कुछ और आ रही है। यानी कि लेंथ जो है हमारी 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो बदल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, एकदम जादू लग रहा है, ठीक है, और ऐसा हो रहा है। फॉर द मेजरमेंट ऑफ लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फॉर द measurement of length of an object, देखो किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में मेजरमेंट करने के लिए इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन comma relative to an observer the positions of the two end points must be recorded simultaneously, यानी एक साथ जो है साइमल्टेनियसली, एक साथ हमें पता होने चाहिए। तो इसके लिए फिर से वही करो, लेट एस एंड एस डैश बी 2 फ्रेम्स, 2 इनर्शियल फ्रेम्स, एक फ्रेम एस है एक फ्रेम एस डैश है, ठीक है।
एस डैश फ्रेम v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ऐसा कैसे बनेगा, देखो जैसे हम ऐसे खड़े हैं, यहां से एक रॉड ले लें, 1 मीटर की ये मान लेते हैं रॉड, उसको v वेलोसिटी से फेंक दे, ठीक है। तो उस रॉड के रेफरेंस में जो फ्रेम बनेगा, जिसको हमने v वेलोसिटी से, हम यहां पर s पर है सिचुएटेड है, यहीं से हम इसको v वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है। उसके रेफरेंस में जो फ्रेम बनेगा उसको s डैश मान लिया गया, यानी इसके रिस्पेक्ट में एक फ्रेम बनाया गया जिसमें वो रॉड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रही है, वो फिक्स है या रेस्ट पर है, ठीक है। और अब यहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हमने अपने हाथ में लिया था उस रॉड को और फेंका, तो उसकी लेंथ जो हमने मेजर की थी वो मान लेते हैं L थी या L0 थी, इनिशियल लेंथ, ठीक है। यानी L0 जो आया है वो लेंथ हमारा S फ्रेम के रिस्पेक्ट में हमने माना है, ठीक है। और जब v वेलोसिटी से हमने इसको फेंक दिया, तो अब मानते हैं कि यहां पर इस फ्रेम में इस एंड का मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, ठीक है, मान लेते हैं पॉइंट A का कोऑर्डिनेट है x1 डैश, y1 डैश, z1 डैश एंड t1 डैश, ये है। और पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x2 डैश, y2 डैश, z2 डैश एंड t2 डैश, ठीक है। यहां पर जो टाइम है t1 और t2 उसको एक ही लिए गए, ठीक है, साइमल्टेनियसली मेजर कर रहे हैं, तो जो टाइम मेजरमेंट होगा पॉइंट A और B का वो सेम हो रहा है, मान लेते हैं t1 डैश है या t डैश है, 1 की जरूरत नहीं यहां, क्योंकि दोनों एक साथ किए जा रहे हैं, तो एक ही टाइम पर मान लेते हैं ये t डैश है, ठीक है। और इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में अगर पॉइंट A और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट हम देखते हैं तो वो क्या आता है, कुछ इस तरह से x1 y1 z1, ये कॉमा लिखा है, ठीक है, और इनटू कॉमा t, ठीक है। और इस पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट आता है ये फ्रेम S के रिस्पेक्ट में है, ये S डैश के रिस्पेक्ट में है सब कुछ, ठीक है। ये बातें आप लिख सकते हैं या ऐसे दर्शा दीजिए, ठीक है, या रिप्रेजेंट कर दीजिए, क्योंकि लिखेंगे तो और बड़ा होगा, आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट करना, हमें इस तरह से कंप्लीट करना है कि आपको समझ में भी आए, ठीक है। ऐसा नहीं है, कुछ बातें जरूर हम लिख नहीं रहे हैं, आप किताब से उसको लिख लेंगे, ठीक है, जैसी उपाध्याय की बुक है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं 2 पॉइंट हैं, पॉइंट A और पॉइंट B, ठीक है। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, क्योंकि सारी बातें हम यहां पर डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं, ठीक है। S और S, पॉइंट A और पॉइंट B के रिस्पेक्ट में जो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं S फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ इतने हैं और S डैश के फ्रेम के रिस्पेक्ट में कुछ इतने हैं, ठीक है। तो लेंथ जो होगी, हाँ ठीक है, ये हो गया। द लेंथ ऑफ, नाउ फ्रॉम फिगर, ऐसे लिखिएगा, नाउ फ्रॉम फिगर, ठीक है। यानी फिगर में सारी बातें हो गई कि एक फ्रेम S है, एक फ्रेम S डैश है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसमें एक रॉड है लेंथ L0 की जो फ्रेम S के रिस्पेक्ट में हमने मेजर की है, और S डैश के रिस्पेक्ट में जो उसकी लेंथ है मान लेते हैं L, ठीक है। ये सारी बातें मेजर की गई हैं, ठीक है। अब हम लोगों को निकालना है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ, ठीक है। ये L0 जो है वो S डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में है, अब S फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। जब हम जहां पर सिचुएटेड थे, जितने लेंथ की रॉड थी उसको हमने फेंका जिस वेलोसिटी से, अब उसी फ्रेम में जब देख रहे हैं तो उसकी लेंथ तो उतनी ही है, ठीक है, उसी फ्रेम में बैठ करके, यानी उसी के साथ। लेकिन अब जहां से हम फेंके थे, अब वो लेंथ जब यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं उसकी लेंथ वो बदल रही है, ठीक है, वो उतनी नहीं रह जा रही है, वही होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, यानी लेंथ जो वो घट जा रही है। तो अब उसी को मेजर करें। नाउ फ्रॉम फिगर
the length of rod will be in frame S। फ्रेम S के रिस्पेक्ट में रॉड की लेंथ क्या होगी? देखो ये एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड रॉड है, ठीक है, तो लेंथ में क्या हो जाएगी x2 और ये माइनस x1 जो निकालेंगे L लेंथ मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। लेंथ का मतलब है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जब इनकी डिस्टेंस आप निकालेंगे, देखो सिंपल, जो हम इनकी डिस्टेंस निकाल रहे हैं आप उसको निकाल के लिखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर अगर x एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है तो y1 z1 y2 z2 जो कोऑर्डिनेट्स होंगे ये सेम होंगे, केवल बदलेगा x का कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो सबका स्क्वायर करेंगे, रूट ले लेंगे तो बचेगा क्या? यही। अरे भाई आगे चल के दिखाते हैं। डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना। अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए यस फ्रेम के रिस्पेक्ट में y1 जो है वो y2 के बराबर होगा कि नहीं होगा? y1 होता क्या है? ध्यान दो, y1 होता है डिस्टेंस यहां से, अगर हम लोग ये अगर हमने माना है x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से हम लोग क्या करें? परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस एक्सिस पर और इस एक्सिस पर, तो वो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल होगी वही तो होता है कोऑर्डिनेट। तो यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पाएंगे सेम है, या यहां के रिस्पेक्ट में अगर पॉइंट यहां पर लिया गया है मान लो, ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो डिस्टेंस जो आएगी इन दोनों पॉइंट से वो एग्जैक्ट वही आएगी, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट सेम होंगे, तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, बचेगा इतना, तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर है आपका, होल स्क्वायर यहां से लिखा जाता है, ठीक है। तो डी इक्वल टू x2 माइनस x1, इतनी लेंथ आ गई, ठीक है। इसी तरह से फ्रेम S डैश में लेंथ निकालें। नाउ length of rod into frame S dash will be, मान लेते हैं L नॉट है, तो वो क्या हो जाएगा? x2 डैश माइनस x1 डैश, ठीक है, ये हो जाएगा लेंथ। अब फ्रॉम लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से अगर हम लोग देखें, x2 डैश क्या हो जाएगा? गामा x2 माइनस v इंटू टी, x1 डैश क्या हो जाएगा? गामा x1 माइनस v इंटू टी। तो इस लेंथ को निकालें L नॉट को, ठीक है, क्या आ जाएगा? यहां पे रख दें अगर वैल्यू, तो गामा कॉमन ले लो तो x2 माइनस x1, ठीक है, और कुछ इस तरह से आएगी, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 जो आया है वो लेंथ आई है किसमें? S फ्रेम में, ये हो गया, ठीक है। तो L इक्वल टू क्या आया? L नॉट बाई गामा,
यानी फ्रेम एस से अगर हम देखें तो जो लेंथ आएगी कुछ इस तरह से आएगी, और गामा की अगर वैल्यू रख दें तो ऐसे आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एल नॉट। ठीक है, ये आ गया। और यहां पर देखो ध्यान से, अगर v जो है c के कंपेरेबल में है तो लेंथ में क्या इफेक्ट आएगा आपको दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू। अगर आप देखें, मान लेते हैं इनिशियली जो है इतना रिजल्ट आ गया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, ये लेंथ जो आई है एल नॉट से कम होगी। क्यों कम होगी? मान लेते हैं v वेलोसिटी 0.5 c के स्पीड से हमने रॉड को फेंक दिया। ठीक है, अब पुट करो यहां पर, तो √1 माइनस v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25 c स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू एल नॉट। एल नॉट जो है मान लेते हैं 1 मीटर की हमने लिया था शुरू में रॉड को। ठीक है, यहां से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 1 माइनस 0.25 इंटू 1 मीटर। अब ये आया 0.75 इंटू 1 मीटर। अब √0.75 अगर आप निकालते हैं, देखिए कितना आता है, ये आएगा 0.8660 इंटू 1, इतना मीटर। यानी 0.5 सी की स्पीड से अगर हमने फेंका कोई भी रॉड अपनी जगह से, और अब मेजर कर रहे हैं उसका लेंथ, हम देख रहे हैं अब घट करके इतना मीटर हो गया, एकदम जादू की तरह। यानी ये लेंथ जो है 1 मीटर से जितनी अधिक स्पीड तक हम चलते जाएंगे उतना ही छोटा होता जाएगा। मान लेते हैं स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिया हमने, जब स्पीड ऑफ लाइट से फेंक दिया v इक्वल टू सी हो गया, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 1 0, तो l जो आ गया लेंथ जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं 0, यानी उसकी कोई लेंथ ही नहीं है, एकदम गायब हो गई। यानी किसी चीज को गायब करना हुआ तो c वेलोसिटी से स्पीड ऑफ लाइट से उसको हम लोग ट्रेवल करा दें, वो पूरी तरह गायब हो जाएगी, उसकी कोई लेंथ नहीं दिखेगी, कोई डायमेंशन नहीं दिखेगी। ठीक है, देखो ये जादू दिख रहा है, जो जादू आप देखते हैं फिल्मों में, जैसा नहीं होता कि कोई गायब हो गया। यानी अगर स्पीड ऑफ लाइट से कोई ट्रेवल करे तो किसी भी ऑब्जर्वर या किसी भी सिचुएटेड या फिक्स ऑब्जर्वर के लिए वो गायब हो जाएगा, वो कुछ ही नहीं दिखेगा ही नहीं, उसकी कोई डायमेंशन नहीं दिखेगी। ठीक है, पूरी तरह से इनविजिबल हो जाएगा। तो अगर हमें इनविजिबल होना है तो स्पीड ऑफ लाइट से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से जो निकल के आया लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट जो हो रही है वो रिजल्ट आ रही है इस तरीके से। ठीक है, और ये ट्रू रिजल्ट है, हंसी मजाक की बात नहीं है कि हो सकता है ये फेल कर जाए, बिल्कुल नहीं फेल करता, इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन देखे गए हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली देखा गया है कि लेंथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एग्जैक्टली इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका आ गया लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन या लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, इसका नाम दिया गया है। ठीक है, यहां पर लिखिएगा, सिंस द फैक्टर √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज स्मॉलर देन unity is smaller than unity, we have L is less than L naught। ठीक है, L की वैल्यू जो है वो L naught से कम होगी। This means that the length of the rod L as measured by an observer relative to which ये रिलेटिव लिखा हूं, relative to which the rod is
rod is in motion comma is smaller than its proper length। ठीक है, जो बातें हमने बताई वही लिख भी दी है। लिखना जरूरी है क्योंकि नंबर पाने के लिए आपको सारी बातें वहां पर एक्सप्रेस करनी होंगी एग्जाम में। अगर इस डायग्राम के बारे में लिखना है तो इतना जरूर सीखिएगा खुद से लिख लिख करके। ये आपके लिए होमवर्क भी है क्योंकि इसके बारे में हमने कुछ लिखा नहीं। ये सीखिएगा जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी छोटी छोटी बातें अगर लिखनी शुरू हो जाएंगी, अगर आप खुद से सीख जाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए एग्जाम। आप आसानी से अच्छा नंबर पा जाएंगे। और अगर ये नहीं सीख पाए, रट रट के लिखने की आदत रह गई, तो फिर हो गया कल्याण, फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने देखा। अब इसी तरह से अभी इसमें टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया। टाइम टी और टाइम टी डैश, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया कि जो टाइम मेजर करेंगे दोनों फ्रेम में अलग अलग। जैसे कोई इवेंट हो रही है, इवेंट आसमान में हम देख रहे हैं, ऐसे क्या देख रहे हैं इवेंट कि कोई ट्रेवल कर रहा है, जा रहा है, कोई विमान जा रहा है, मान लो कोई वायुयान जा रहा है, कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड बहुत हाई है, तो उस एयरक्राफ्ट के अंदर जो घड़ी चल रही है उसका जो टाइम इंटरवल होगा दो समय के बीच का, डेल्टा टी डैश, और हम उसी टाइम पर ऑन किए क्लॉक। ये जो टाइम इंटरवल हम मेजर कर रहे हैं या उसके अंदर जो फिनोमिना हो रही है, मान लेते हैं उसके अंदर क्रिकेट मैच हो रहा है या कुछ हो रहा है, वो 1 घंटे के अंदर मान लो हो गया। ठीक है, उसके अंदर कोई बैठा, वो मेजर कर रहा है कि ये घटना जो उसके अंदर हुई है या कोई केमिकल रिएक्शन हुई है या कुछ भी हुआ हो, वो मान लेते हैं वो मेजर कर रहा है कि 1 आवर में वो कंप्लीट हो गई रिएक्शन। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन, और हम यहां से बैठ करके ऑब्जर्व कर रहे हैं उस केमिकल रिएक्शन को, तो देख रहे हैं कि वो टाइम जो आ रहा है हमारे थ्रू वो कुछ और आ रहा है, या तो 1.2 आवर आ रहा है, यानी थोड़ा बढ़ करके आ रहा है, यानी हमारी घड़ी जो है वो धीमी चल रही है। हम मेजर कर रहे हैं ये टाइम और उसी समय पर वो 1 आवर का टाइम इंटरवल मेजर कर रहा है, यानी टाइम जो है वो अब एब्सोल्यूट नहीं रह गया। जिस फ्रेम से जहां से हम ऑब्जर्व करेंगे टाइम अलग अलग आएगा। यानी हम यहाँ पर 10 साल या 15 साल 20 साल के हुए हैं, किसी और फ्रेम में किसी और ग्रह पर कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हो सकता है हम 100 साल के हो चुके हों। ठीक है, या कोई कहीं और ट्रेवल करके आया तो उसकी उम्र जो है वो कुछ और रहेगी, और यहाँ के लोगों की उम्र पता लगा हम 70-80 साल के हो गए, कोई ट्रेवल करके आया अभी वो 20 ही साल का है। तो इस तरह से यानी टाइम जो है वो एब्सोल्यूट नहीं रह गया, वो बदल रहा है हर एक फ्रेम के अकॉर्डिंग, वो भी यहाँ से निकल के आता है रिजल्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग और जादुई रिजल्ट है ये, मैजिकल, जो कोई सोच भी नहीं सकता। इस तरह के रिजल्ट निकल के आ रहे हैं यहाँ से, और ये वेरीफाई हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। ये टाइम डायलेशन जो है वो वेरीफाई किया गया है। तो टाइम डायलेशन हम लोग, समय कितना हुआ अभी, ठीक है, 2 इवेंट के बीच के टाइम डायलेशन को हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं और कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए कर लेते हैं। सेकंड जो आपका रिजल्ट आता है वो है टाइम डायलेशन का। ये कर लें, आसान हो जाए, ताकि अगली बार में हम लोग रिलेशन देखेंगे अलग अलग ऑब्जर्वर के बीच का। ठीक है, वेलोसिटीज का साइमल्टेनिटी देखेंगे क्या होती है, और अलग अलग स्पीड से चल रही 2 वेलोसिटीज हैं उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 2 ऑब्जर्वर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी निकल के, और डॉपलर फार्मूला या डॉपलर इफेक्ट जो है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हमारा मास का वेरिएशन और एनर्जी का रिलेशन भी है। तो इस तरह के कुछ 2-4 रिलेशंस भी हैं मास और एनर्जी के बीच का, वो देखेंगे तो ये खत्म हो जाता है हमारा, मतलब लगभग 2 से 3 लेक्चर अभी है। ठीक है, टाइम डायलेशन देखो क्या है।
सपोज इसमें लिखते हैं, सपोज अ फ्रेम एस, a frame S dash is moving along x axis, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन कर रहे हैं क्योंकि सुविधाजनक है। अगर तीनों वेरिएबल, तीनों एक्सिस के पैरामीटर बदलने लगे तब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम उसको इस तरह से लेंगे, एक ही एक्सिस के अलॉन्ग। ये भी अपने आप में एक कन्वेंशन है, आसानी के लिए हम लोग ऐसा बार बार कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक ही एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है या जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है हम अपने फ्रेम को उसी एक्सिस में रोटेट करके देखेंगे, ठीक है, बार बार जो रिजल्ट लेंगे। यानी जिधर भी मोशन हुआ किसी भी ऑब्जेक्ट का उसी डायरेक्शन में हम लोग मान लेंगे एक्स एक्सिस है, तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आसान हो जाएगा। along x axis with velocity v relative to s, ठीक है। now if a clock being at rest in the frame S dash measures the time t1 times t1 dash and t2 dash of two events ठीक है, measures the times t1 dash and t2 dash of two events occurring at fixed position x dash in this frame, यानी s dash frame, in this frame s dash, ठीक है। then the interval of time between these events between these events is, ठीक है। ऐसे एस डैश दो फ्रेम है, कोई इवेंट है जो पोजीशन एक्स डैश पर हो रही है, ठीक है, उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है। एस डैश के रिस्पेक्ट में ऐसे बना लो दो छोटे छोटे फ्रेम, एक एस है एक एस डैश है, ठीक है।
दो फ्रेम है एस और एस डैश, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। यहाँ पर कोई इवेंट हो रही है जिसकी पोजीशन एक्स डैश जो है वो फिक्स है, वो बदल नहीं रही है, इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक्स डैश ही है, ठीक है। वाई डैश जेड डैश की बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग ले रहे हैं। और ये यहाँ पर एक ऑब्जर्वर बैठा है, वो इस इवेंट को होने में जिस पोजीशन पर हो रही है दो टाइम मेजर करता है, T1 डैश और T2 डैश, ठीक है। इस इवेंट को कंप्लीट होने में वो दो टाइम मेजर करता है, शुरुआत हुई T1 डैश पर टाइम पर और T2 डैश पर ये खत्म हो गई, यानी जैसे 9:05 पर स्टार्ट हुआ और 9:15 पर वो खत्म हो गया, 10 मिनट के बीच का समय लगा ये इवेंट होने में इस पोजीशन पर, ठीक है। कोई घटना यहाँ पर 10 मिनट के अंदर हुई एस डैश फ्रेम में। अब वही इवेंट अगर यहाँ से देखी जा रही है किसी और ऑब्जर्वर के थ्रू, वो कितने टाइम इंटरवल में होगी वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। बिटवीन दीज इवेंट्स इज टाइम इंटरवल क्या होगा, डेल्टा टी डैश मान लें T2 डैश माइनस T1 डैश, जो भी बताया 9:05 9:15 यानी 10 मिनट। ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ समझते चलिए। अब मान लेते हैं इफ T1 एंड T2 आर द टाइम्स ऑफ द सेम इवेंट। इसी इवेंट के लिए हम लोग T1 और T2 दो और टाइम देख रहे हैं, सेम इवेंट्स नोटेड बाय ए क्लॉक एट रेस्ट, यानी इस फ्रेम से एक घड़ी लेकर के आदमी बैठा है और उसी इवेंट को मेजर कर रहा है, इस टाइम पर शुरू हुई और इस टाइम पर वो इवेंट खत्म हो रही है, ठीक है। कोई भी जैसे कोई गाना शुरू हुआ T1 टाइम पर वो शुरू हुआ, T2 पर वो खत्म हो गया, यहाँ पर भी T1 पर शुरू हुआ और T2 पर खत्म हुआ, इस फ्रेम में जो मेजर किया, दो लोगों ने अपनी अपनी घड़ी लेकर के मेजर किया। नोटेड बाय ए क्लॉक एट रेस्ट इन फ्रेम एस, देन अब क्या होगा सोचो। टाइम इंटरवल उसने भी कैलकुलेट किया, डेल्टा टी T2 माइनस T1, ठीक है। कुछ रहा होगा 15 मिनट 20 मिनट जो भी आया, अभी देखेंगे क्या आता है। रेस्ट से अगर हम मेजर कर रहे हैं या उस फ्रेम के अंदर बैठ करके मेजर कर रहे हैं, ठीक है। रेस्ट से मेजर कर रहे हैं यानी ये वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है कोई एयरक्राफ्ट, ठीक है। और उस एयरक्राफ्ट के अंदर कोई बैठा है वो भी मेजर कर रहा है टाइम इंटरवल, तो दोनों टाइम इंटरवल आ गए। अब गैलीलियन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन से दोनों टाइम इंटरवल, गैलीलियन से क्या है दोनों बराबर होंगे, कोई फर्क नहीं आ रहा है, जितना टाइम इंटरवल उसमें लगा यहां से देखेंगे उतना ही लगेगा समय। लेकिन लॉरेंज ने जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया वहां से जब देखें, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन टी डैश क्या था, इक्वल टू गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर, कुछ इस तरह से था, ठीक है। ऐसे आया हुआ है। जो हमारा टी डैश कुछ इस तरह से कनेक्टेड है, अभी देखो यहां पर हमने दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। अब यहीं से अगर हम लोग निकालना चाहें एक्स डैश क्या होगा वो भी लिख लेते हैं। एक्स डैश इक्वल टू क्या है, गामा एक्स माइनस वी इंटू टी, वी इंटू टी, ठीक है। ये एक्स डैश इस तरह से है, टी डैश इस तरह से है,
तो पहले इन दोनों को थोड़ा कैलकुलेट करके x निकाल लें हम लोग, या t निकाल लें, t डैश के टर्म में क्या आएगा, चलो निकालो। x जो है उसकी वैल्यू यहां पर क्या आएगी, वही निकाल के रख दें। आसान पड़े, जैसे भी आसान हो उसी तरीके से कैलकुलेट कर लें। क्या कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा वी एक्स या गामा वी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया है, ठीक है। और यहां से एक्स डैश जो आएगा गामा एक्स माइनस गामा वी इंटू टी, ये आ गया है, ठीक है। गामा एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स डैश प्लस गामा वी इंटू टी, यहां से आई है वैल्यू गामा एक्स, यहां गामा एक्स है उसकी वैल्यू रख दें तो टी डैश क्या हो जाएगा, गामा टी माइनस वी बाई सी स्क्वायर, और गामा एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, एक्स डैश प्लस गामा वी इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगा। ध्यान दो कुछ इस तरह से, चलो अब इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस, कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है, ठीक है, v बाई सी स्क्वायर है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तभी कुछ हो सकता है, ये हो गया प्लस, ये क्या हो जाएगा गामा इंटू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, माइनस साइन होगा, क्यों प्लस होगा यार, ठीक है, वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इंटू टी, ये आ गया, ठीक है। इसको उस तरफ भेज दो तो टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश इक्वल टू, इसमें से और इसमें से t कॉमन ले लो, क्या बचा, या गामा t कॉमन ले लो, क्या बचेगा देखो, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये बचा है, ये बचेगा ना, ठीक है। टी डैश प्लस v बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश इक्वल टू गामा t इंटू सी स्क्वायर, एलसीएम होगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे आ गया। ये वैल्यू किसके बराबर होती है, देखो हियर गामा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसकी जगह पर 1 बाई गामा स्क्वायर लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी हमारी वैल्यू, टी डैश प्लस पी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश इक्वल टू टी बाई गामा, ये 1 बाई गामा स्क्वायर हो जाएगा, गामा से गामा कट जाएगा, टी बाई गामा, गामा को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो टी इक्वल टू क्या आएगा, गामा टी डैश प्लस वी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश, यानी ये हमारा इनवर्स लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अपोजिट देख रहे हैं तो क्या अंतर आया है, जैसे टी डैश
को टी में देख रहे थे तो गामा टी माइनस वी बाई एक्स सी स्क्वायर है। अगर टी को टी डैश में देखें तो यहाँ साइन पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ एक्स डैश और टी डैश लिख दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर x को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, ऐसे लिख सकते हैं इनवर्सली। जैसे हमने निकाला अभी टी डैश के फॉर्मेट में, वैसे ही x को x डैश के फॉर्मेट में आप निकाल सकते हैं, वो इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये निकल आया। अब नाउ अब दोनों इवेंट देखो, T2 क्या हो जाएगा, गामा T2 डैश माइनस वी बाई सी स्क्वायर, पोजिशन तो वही है, और T1 देखो क्या हो जाएगा, गामा T1 डैश माइनस वी बाई सी स्क्वायर इंटू एक्स डैश। ये दोनों इवेंट हो जाएंगे इस तरह से। अब टाइम इंटरवल अगर हम लोग देखें डेल्टा टी क्या है, T2 माइनस T1 है, यानी इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो देखो क्या बचेगा, गामा T2 डैश माइनस T1 डैश, बाकी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये टाइम इंटरवल आया डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी जो आया है गामा इंटू डेल्टा टी डैश आया है। कौन सा टाइम इंटरवल छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, देखो डेल्टा टी जो हमारा आया है वो बड़ा है क्योंकि गामा से मल्टीप्लाई है। ठीक है, और गामा की जो वैल्यू है वो 1 से हमेशा बड़ी होती है, याद रखिएगा। 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 से बड़ी होती है क्योंकि जो रूट में ये आया है इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी की वैल्यू को 1 से जब डिवाइड करोगे तो हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी आएगी ना। अरे भाई 1/0.1 करो तो क्या आएगा, 10 आ गया, ये 1 से बड़ा है ना। इसी तरह से जितने भी 1 से छोटी वैल्यू हैं, 0 से बड़ी और 1, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज हैं या गामा है, जो भी है, गामा नहीं है यहाँ पे एक्स है मान लें, उसके लिए यहाँ पर रख के देखें तो 1 से बड़ी वैल्यू हमेशा आएगी। इसका मतलब डेल्टा टी जो है हियर गामा इज ग्रेटर देन 1, इट इज इंप्लाइड दैट डेल्टा टी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा टी डैश, यानी जो टाइम आया है रेस्ट फ्रेम में वो मूविंग फ्रेम वाले टाइम से अधिक आया है। अधिक आने का मतलब क्या हुआ कि वहां पर 9:05 से जो हमने बताया 9:05 से 9:15 तक कोई इवेंट हो रही है उस एयरक्राफ्ट के अंदर, तो हम जो मेजर कर रहे हैं वो क्या आ रहा है, कुछ और आ रहा है, यानी 10 मिनट में वहां हो रही है, हमारे यहाँ 15 मिनट में वो घटना दिख रही है। इसका मतलब हमारी घड़ी जो है वो तेज चल रही है, उनकी घड़ी जो है वो स्लो है। ठीक है, वहां जो क्लॉक है वो 10 मिनट का ही इंटरवल मेजर कर पा रही है, और जो हमारी क्लॉक है उतने ही समय में 15 मिनट का मेजरमेंट कर दे रही है उसी इवेंट को होने में, यानी हमारी घड़ी जो है वो तेज चल रही है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन, यानी रेस्ट फ्रेम से कोई चीज ऑब्जर्व की जाए तो उसका टाइम जो होगा इंटरवल वो अधिक होगा। यानी हम यहाँ पर बैठे 10 साल समय बिताएं, कोई स्पेस में टाइम बिताए वो कम ही समय लगेगा, वो हो सकता है 5 साल में ही, उसने कोई आदमी स्पेस में 5 साल ही समय बिताया हो, लौट के आए, और हम जब वो 5 साल बाद लौट के आ रहा वो देख रहा है कि यहाँ पर 10 साल हो चुका है। ठीक है, यानी हमारी उम्र उससे 5 साल के अधिक हो गई। अगर दोनों सेम उम्र के रहे होंगे, मान लेते हमारी एज का कोई इंसान स्पेस में ट्रेवल किया 5 साल और लौट के आ रहा है, वो अपनी घड़ी के हिसाब से उसने मेजर किया कि 5 साल में स्पेस में रहा, वो अर्थ पे आ रहा, वो देख रहा क्या कि लोग 10 साल यहाँ पर समय बिता चुके हैं। यानी 2005 में कोई गया यहाँ से, 5 साल बाद आए 2010 में, और आके देख रहा कि 2015 चल रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। बस शर्त ये है कि जो गामा यहाँ पर या स्पीड है उस ऑब्जर्वर की वो अधिक होनी चाहिए, लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में होनी चाहिए, तभी वो इफेक्ट या मेजरमेंट दिखेगा, नहीं तो कुछ नहीं दिखेगा। अभी आप वैल्यू रख करके देख सकते हैं, जब v c से बहुत कम है तब ये गामा जो आता है वो एग्जैक्टली 1 आता है, तो टाइम इंटरवल लगभग बराबर हो जाएगा, यानी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए ये इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी, जो आप मोशन में आ रहा है
यानी मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं और रेस्ट में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उससे अधिक है। ठीक है, यानी कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके लिए हमने इंटरवल मेजर किया और उस बॉडी के अंदर बैठ करके उस टाइम इंटरवल को मेजर किया, तो जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं रेस्ट से हम लोग या देख करके, वो टाइम इंटरवल अधिक है। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम डायलेशन। ठीक है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टाइम डायलेशन, लिख दीजिएगा। यानी टाइम जो है वो अब एब्सोल्यूट नहीं रह गया, फिक्स नहीं रह गया, अलग अलग हो गया, क्लॉक की स्पीड अलग अलग हो गई मेजरमेंट की। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है टाइम डायलेशन के बाद जो है एडिशन ऑफ वेलोसिटीज है, यानी दो ऑब्जर्वर अगर v और u वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे के रिलेटिव में कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे ये वो देखना होगा। सिंपली एक कहता है v माइनस वी यू कर दो और एक कहता है अगर एक साथ हैं तो v माइनस यू, अगर अपोजिट हैं तो v प्लस यू। एक दूसरे की रिलेटिव स्पीड तो यही होनी चाहिए, लेकिन ये केवल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। जब इनकी वेलोसिटी जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरिजन में बहुत कम है तब ऐसा होगा, लेकिन अगर इनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक में जा रही है तब वो एडिशन ऑफ वेलोसिटीज का फार्मूला कुछ डिफरेंट होगा, वो वेलोसिटीज का एडिशन अलग आएगा। ठीक है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे और साइमल्टेनिटी को भी समझेंगे। यहाँ पर क्या होती है साइमल्टेनिटी, यानी दो इवेंट जो है एक साथ अगर हो रही है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो रहा है। अगले लेक्चर में साइमल्टेनिटी और एडिशन ऑफ वेलोसिटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।